हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है केवीएस का एग्ज़ाम है 28 मार्च को। तो आज मैंने ये क्लास रखी है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि इसके पेपर 2 में हमें एक डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करना है। तो आज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पर्सन विद आईडी को लर्निंग, रीजनिंग और डेली लिविंग एक्टिविटी करने में डिफ़िकल्टीज होती है, उसे कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में अफेक्ट करती है और साथ साथ एजुकेशनल अचीवमेंट को भी अफेक्ट करती है। इसमें जो पर्सन है विद आईडी, उसे डेली लिविंग एक्टिविटी करने में भी डिफ़िकल्टीज होती है। और जैसे कि आपको पता है कि केवीएस का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, तो आप इस डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं और मैंने इसमें छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। आप उन पॉइंट्स का यूज़ करके अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर को और भी बेटर बना सकते हैं। नाउ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लोगों का परसेप्शन क्या था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेकर? तो ये एक जर्नी है फ्रॉम स्टिग्मा टू सपोर्ट। यहाँ पर लोगों को पहले निग्लेक्ट किया जाता था, फिर उनके लिए असाइलम बने, देन इंक्लूजन की बात की जाती है। अब एशियन टाइम में जो पर्सन था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, उसे नेग्लेक्ट किया जाता था, मिसट्रीट किया जाता था, उससे एक्सेप्ट नहीं किया जाता था सोसाइटी में। उसके बाद मिडल एजेस में ऐसा देखा गया कि जो पर्सन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसे ऐसा कहा जाता था कि वो पाप है और उसे बुरे कर्मों का फल है। एंड उसके बाद 19th सेंचुरी में असाइलम बने, इंस्टीट्यूशन खोले गए पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। नाउ अर्ली 20th सेंचुरी ये बात करता है यूजेनिक्स मूवमेंट की, जिसमें कि फोर्सफुली नसबंदी पर जोर दिया गया ताकि जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं उनकी पॉपुलेशन को कम किया जा सके। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने मॉडर्न एरा की। ये सपोर्ट करता है केयर एंड इंक्लूजन को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया इंक्लूसिव एजुकेशन को, कम्युनिटी सपोर्ट को, एडवोकेसी, जिसके अंदर जैसे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, एनटी एक्ट शामिल है। चेंजिंग एटीट्यूड्स, जहाँ पहले स्टिग्मा समझा जाता था एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को, अब एक्सेप्ट किया जाता है, उनके राइट्स की बात की जाती है, उन्हें एम्पावर किया जाता है। नाउ कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पहले हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड की। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर है जिसके कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट इज कॉन्जिनेंटल रूबेला, कॉन्जिनेंटल साइटोमेगलोवायरस, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होता है लाइक जैसे कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तो इसमें इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है जिसके कारण रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का। देन अगर मदर जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करती है, ड्रग्स लेती है या फिर स्मोकिंग करती है, तो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। और रेडिएशन से भी ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड की। फर्स्ट इज प्री मैच्योरिटी। अगर प्री मैच्योरिटी है तो भी रिस्क फैक्टर बढ़ता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। देन फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा क्या है? अगर ड्यूरिंग द बर्थ अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसे फिजिकल ट्रॉमा कहते हैं। देन हर्पीज इन्फेक्शन एंड एप्रेक्सिया। पोस्टनेटल की बात करते हैं, इसमें इन्फेक्शियस डिसीज के कारण हो सकता है, एनसेफ्लाइटिस के कारण हो सकता है, सेरेब्रल ट्रॉमा, अगर बच्चे के सर में अगर चोट लग जाती है तो वो भी कारण बन सकता है। एंड देन सीवियर मालन्यूट्रिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये 3 बेसिस पे होता है। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मेडिकल क्लासिफिकेशन, एजुकेशन क्लासिफिकेशन। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि आईक्यू मेजर करता है थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। और इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं आईक्यू निकालने के लिए, MA मीन्स मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड लेवल पे डिवाइड होती है। माइल्ड में आईक्यू लेवल
50 टू 70 होता है। इसमें इंडिविजुअल को बहुत ही कम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मॉडरेट में आईक्यू लेवल 35 टू 49 होता है। इसमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और सीवियर लेवल में 20 टू 34 होता है आईक्यू लेवल। इसमें जो पर्सन होता है उसे काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोफाउंड लेवल में आईक्यू लेवल 20 से लेस होता है। इसमें हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ क्लासिफिकेशन बाय एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट इज एजुकेबल। इसमें हम बात करेंगे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, जिसकी आईक्यू रेंज 50 टू 70 है। इसमें बच्चा एकेडमिक अचीवमेंट कर सकता है अप टू क्लास 5th टू 6th। और इसमें बच्चा इंडिपेंडेंट भी हो सकता है थ्रू द ट्रेनिंग। और सेकंड इज ट्रेनेबल। इसमें आईक्यू रेंज 35 टू 49 होता है, जिसमें हम बात करते हैं मॉडरेट लेवल की। इसमें बच्चा जो है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी सेल्फ केयर कर सके, प्रैक्टिकल स्किल्स कर सके। और इसमें बच्चे को सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड इज़ कस्टोडियल। इसमें हम बात करेंगे सीवियर लेवल की, जिसकी आईक्यू रेंज बिलो 35 है। और इसमें हमेशा केयर की ज़रूरत पड़ती है, फुली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। इसमें हमेशा डिपेंडेंट होना पड़ता है केयर गिवर के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बाय मेडिकल बेस। इसमें मेडिकल सिम्टम्स को देखा जाता है, मेडिकल फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन, इंटॉक्सिनेशन, मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन, मेंटल डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम्स, डिसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पर प्रेगनेंसी की स्पेलिंग गलत हो गई है। एसोसिएटेड कंडीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे कि ऑटिज्म, जिसमें कि सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल अफेक्ट होती है। डाउन सिंड्रोम, जो कि ट्राइसोमी 21 से होता है। सेरेब्रल पैलिसी, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन को। एंड एपिलेप्सी, जो कि अफेक्ट करता है ब्रेन फंक्शन को, जिसकी वजह से सीजर्स आते हैं। ये भी एसोसिएटेड कंडीशन हो सकती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जो कि एक्स क्रोमोसोम के म्यूटेशन के कारण से होता है। एंड माइक्रोसेफेली, जिसमें जो हेड होता है वो स्मॉल होता है। ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ, द ओनली डिसेबिलिटी इज व्हेन पीपल कैनॉट सी ह्यूमन पोटेंशियल। थैंक you so much. If you like my video, then subscribe my channel.